नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। 11 दिसंबर से 5 जनवरी तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने का सरकार का फैसला। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की अनुशंसा। 20 कार्य दिवसों में मुस्लिम महिलाओं से अधिकारों से जुड़े अध्यादेश समेत कई अहम बिलों पर होगी चर्चा। सिंगापुर में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्यापक और संतुलित आर्थिक साझेदारी के लिए मुक्त व्यापार समझौते को जल्द लागू करने पर दिया जोर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के साथ आतंकवाद से निपटने समेत आपसी सहयोग के कई अहम मसलों पर चर्चा। राफेल डील की जांच कराने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। कीमतों का खुलासा करने को लेकर केंद्र को राहत। वायुसेना से ली रक्षा जरूरतों से जुड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की रैलियां। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरबा और कबीरधाम में जनसभाओं को किया संबोधित। दोनों दलों ने एक दूसरे पर लगाए कई आरोप। अंतरिक्ष में इसरो की एक और बड़ी कामयाबी। तमिलनाडु के शहर कोटा से सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 की दूसरी सफल उड़ान। GSAT-29 उपग्रह को कक्षा में किया स्थापित। देश के दूर दराज के इलाकों में संचार जरूरतों को पूरा करने में मिलेगी मदद। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने यानी दिसंबर की 11 तारीख से बुलाया जा सकता है, जो करीब 1 महीने तक चलेगा। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 11 दिसंबर से संसद का सत्र बुलाने का फैसला किया है और उसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अनुशंसा की गई है। ये सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। इस बारे में संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार शीतकालीन सत्र में 20 कार्य दिवस होंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण अध्यादेश और अहम बिलों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष हैं और संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने को लेकर उनके आवास पर कल रात एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें शीतकालीन सत्र बुलाने की तारीखों को लेकर विचार हुआ। संसद का शीतकालीन सत्र अक्सर नवंबर में शुरू होता है, लेकिन ये लगातार दूसरा साल है जब शीतकालीन सत्र दिसंबर में बुलाया जाएगा। इस बार 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को शीतकालीन सत्र में देरी की वजह माना जा रहा है। कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति ने यह तय किया है कि अगला शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से 8 जनवरी तक रहेगा। लगभग 1 माह चलने वाले इस सत्र में 20 कार्य दिवस मिलेंगे और मैं समझता हूं कि इसमें 3 अध्यादेशों और कई महत्वपूर्ण बिलों के ऊपर चर्चा होगी। 3 जो महत्वपूर्ण अध्यादेश हैं उसमें एक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर है, दूसरा इंडियन मेडिकल काउंसिल के ऊपर है और तीसरा कंपनीज अमेंडमेंट के ऊपर है। इसके अलावा 8 राज्यसभा में और 15 लोकसभा में महत्वपूर्ण जो बिल हैं वो उस पर चर्चा होगी और मैं समझता हूं कि बहुत से और महत्वपूर्ण विषय आएंगे। सरकार पहले से ही कहती है कि वो हर विषय पर जो भी संसद में नियमों के अनुसार है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और इस खबर पर और जानकारी के साथ विशाल दहिया जोड़ रहे हैं। विशाल, एक सत्र और खासतौर पर बहुत ही अहम, क्योंकि कई ऐसे बिल जिनको सरकार लाने की मंशा है और जिन पर अहम होगा चर्चा। जी बिल्कुल कविंद्र, ये सत्र कई मायनों में अहम है। ना केवल अध्यादेश और बिल जो कि सरकार लाना चाहती है या फिर विपक्ष की तरफ से वो मुद्दे जिन्हें विपक्ष के कई नेता उठाना चाहते हैं, बल्कि इसके कई राजनीतिक मायने भी, इस राजनीतिक मायनों में भी ये सत्र काफ़ी अहम है, क्योंकि आगामी जो लोकसभा चुनाव हैं उससे पहले इस सरकार का ये आखिरी शीतकालीन सत्र होगा और
कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर दोनों ही तरफ से, यानी कि विपक्ष की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि सरकार को घेरा जा सके, और सरकार की कोशिश ये होगी कि उसके एजेंडे में जो काम थे, उसके एजेंडे में जो बिल थे जो कि अभी तक पास नहीं हो पाए हैं, उनको सदन की मंजूरी मिल सके। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिल है ट्रिपल तलाक से संबंधित, जो कि पिछले सत्र में पास नहीं हो पाया था, जिसके चलते सरकार को ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश लाना पड़ा था। इस बार फिर वो सरकार के एजेंडे पर रहेगा। इसके अलावा इंडियन मेडिकल काउंसिल में अमेंडमेंट को लेकर जो अध्यादेश है उसको सरकार बिल की सूरत में जरूर पास कराना चाहेगी। और जैसा कि हमने सुना अभी कि सरकार के एजेंडे के मुताबिक लगभग 8 बिल ऊपरी सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे और लगभग 15 बिल निचले सदन में यानी कि लोकसभा में चर्चा के लिए लाए जाएंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम बात यहां यह है कविंद्र, के ये सत्र की शुरुआत 11 दिसंबर को हो रही है, और 11 दिसंबर को जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव इस वक्त चल रहे हैं उनकी गिनती, उनमें मतों की गिनती की जाएगी। तो यानी कि जो 5 राज्यों में चुनाव हैं उनका रिजल्ट 11 दिसंबर को ही आएगा, और जो आने वाले 11 दिसंबर के बाद जो 19 दिन होंगे, जिन 19 दिनों में संसद के दोनों सदनों को काम करना है, उसमें किस तरह का माहौल अंदर रह सकता है, किस तरह की राजनीतिक गहमागहमी रह सकती है, और किस तरह की रणनीति पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से अपनाई जाएगी, इस सब का बहुत हद तक फैसला 11 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे शायद उनसे हो पाए। और शुक्रिया विशाल इस अपडेट के लिए आपका। देश ने आज अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और कामयाबी हासिल की। आज शाम श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश का नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-29 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अपनी दूसरी उड़ान में GSLV MK3 रॉकेट ने GSAT-29 उपग्रह को करीब 16 मिनट में इसके शुरुआती भूस्तर कक्षा में स्थापित किया। This mission is very important mission regarding GSLV Mark III program as well as GSAT satellite series, because this is the second successful mission of GSLV launcher, a Mark III launcher. That clearly shows that now the heaviest launcher of India is completed its development flight and entering majestically into their operational groups of launches of ISRO, that is along with the PSLV and GSLV. GSAT-29 उपग्रह में K और KU बैंड में उच्च शक्ति से संचार ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं। यह उपग्रह 10 साल से अधिक समय तक काम करेगा और देश के दूरदराज वाले इलाकों में उच्च गति के संचार को बढ़ावा मिल सकेगा। 5वीं पीढ़ी का प्रक्षेपण यान GSLV Mark III महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके सफल प्रक्षेपण के साथ ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 4 टन तक के भारी प्रक्षेपण के लिए भी तैयार हो जाएगा। इसकी सफलता से अगले साल के महत्वपूर्ण मिशन चंद्रयान 2 के लिए भी मदद मिल सकेगी। GSAT-29 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के बाद डाटा हस्तांतरण की गति तेज होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसरो के वैज्ञानिकों को उनकी कामयाबी पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि इससे दूरदराज के इलाकों में संचार सुविधाओं में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपग्रह और GSLV Mark III के सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों को बधाई दी। और इस प्रक्षेपण के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विमान बासु, साइंस कम्युनिकेटर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जो एक सफलता है, इसे अगर हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की जो बढ़ते कदम है उसमें देखें तो कहाँ पर अब हम पहुँचते देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसे कहा गया कि आज का जो उपग्रह छोड़ा गया वो सबसे भारी था। इतने भारी जो उपग्रह है भारत से कभी पहले नहीं छोड़ा गया। हम विदेश रॉकेट से छोड़ते थे, तो वो एक बहुत बड़ी बात है इसरो के लिए। और दूसरी बात जो है, ये जो उपग्रह है एक खास किस्म का उपग्रह है। हम अब तक जितने भी उपग्रह छोड़े हैं उसके मुकाबले में इसका कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक नए किस्म का उपग्रह है जिसको HTS यानी हाई थ्रूपुट सैटेलाइट कहा जाता है। इसमें खास बात यह है कि दूसरे जो हमारे संचार उपग्रह है, इनसैट जैसा जितने भी है, उसमें उपग्रह से जो है नीचे जो बीम आता है वो करीब 1000 किलोमीटर के रेडियस पे आता है
कई शहरों से उसको रिसीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है स्पॉट बीम्स यूज़ करते हैं, यानी कि जो बीम्स होते हैं बहुत नैरो होते हैं, बहुत मतलब पतले होते हैं, और वो कई इलाकों में हम उसको बीम कर सकते हैं। और इसका खास बात यह है कि इतने अलग अलग बीम्स होने के नाते एक ही फ्रीक्वेंसी को हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। ओके। यानी कि जो हमारे पास मतलब ब्रॉडबैंड या जो फील्ड कैपेसिटी जो है उसका हम और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर से ये जो है ये उपग्रह इसका इस्तेमाल होगा हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वहाँ हिली एरिया है ज़्यादातर, तो वहाँ पहुँचने के लिए ये उपग्रह बहुत इसमें कामयाब होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो कैपेसिटी है, जो दूसरे उपग्रह हम इस्तेमाल करते हैं इनसैट जैसे, उससे करीब 20 से लेकर 200 गुना ज़्यादा होगा। 200 गुना? हाँ, जो ट्रांसपोंडर कैपेसिटी है। तो उससे तो एक तो कॉस्ट कम होने का उम्मीद है हमें, और दूसरा जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगा। स्पेशली जो समुद्र में जो है, देखिए सी में जो है कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इससे जो है सी में कनेक्टिविटी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि स्पॉट बीम्स है वो अलग अलग रीजन में वो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो खास बात तो यही है कि एक तो खर्चा कम हो जाएगा ब्रॉडबैंड का और इसका इंटरनेट का, और दूर दराज इलाकों में खास तरीके से हम सिलेक्टेड कुछ इलाकों में हम उसको भेज सकते हैं, उनका कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब ये सफलता मिली है तो इसके बाद अगर मैं कहूँ कि जो मिशन 2 की बात हो रही है या फिर जो हमारे अगले मिशन में, उसमें ये किस तरीके से मदद करने वाला है, या फिर क्या हमें नए इसके ज़रिए बेस जो है वो ब्रॉड कर पाएंगे हम? देखिए ये जो लॉन्च था ये GSLV Mark 3 का सेकेंड डेवलपमेंट लॉन्च था। डेवलपमेंट मतलब अभी ये ऑपरेशनल नहीं है जी। तो इसका जो ये सफलता है, ये आगे हम जो भी करेंगे, जैसे अभी डॉक्टर सिवन ने कहा कि जनवरी में हम चंद्रयान 2 छोड़ने वाले हैं, तो ये इसके जो खास बात ये है कि अब तक जो सफलता में मिली है, इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे हम जितने भी GSLV Mark 3 छोड़ेंगे वो भी सफल होंगे, और अगर वो सफल होंगे तो चंद्रयान एक खास किस्म का अंतरिक्ष यान होगा। हम जानते हैं कि उसमें रोवर होगा, वो सब होगा, तो उसकी भी सफलता हम उम्मीद कर सकते हैं। और ख़ास करके और एक बात है कि इतनी भारी उपग्रह हमने पहले कभी छोड़ा नहीं था, तो अब इसकी सफलता जो है दूसरे देशों को भी अब ये बताएगा कि हम ये कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं PSLV जो रॉकेट है उससे हम विदेशी उपग्रह बहुत छोड़ते हैं, क्योंकि वो अपना जो रिलायबिलिटी वो प्रूव कर चुकी है। मैं इसी पे आना चाह रहा था कि क्योंकि बाजार हम ग्रैब कर रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। नहीं, अब इसके जो सफलता है ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बात ये है कि भारत से अगर वो छोड़े ना कोई विदेशी कंपनी, तो उसमें खर्चा बहुत कम आता है, हमारे लागत बहुत कम होता है, इसीलिए तो इसका मार्केट भी काफ़ी बढ़ने का उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमें बताने के लिए कि असल में क्या एक खूबी है और भविष्य में इससे क्या हमें अहम कदम किस तरफ हमारे जो बढ़ रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर, खास तौर पर स्पेस में, वो क्या है। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार, भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। और अब खबर है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है और 72 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग है। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में राज्य के विभिन्न जगहों पर चुनावी सभाएं की हैं और बीजेपी प्रदेश में चौथी बार अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिलासपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने पहले दौर में शानदार मतदान के लिए जनता को धन्यवाद दिया और बीजेपी की ओर से प्रदेश और गरीबों के हित में किए गए कामों की चर्चा की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले धमतरी में चुनावी रैली की और उसके बाद उन्होंने रायगढ़ में। इस रैली में उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन के दौरान राज्य और लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया। राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और दूसरे दिन वो आज कोरबा, कबीरधाम, बिलासपुर और दुर्ग में पहुंचे और चुनावी सभाएं की। उन्होंने कोरबा के कटखोरा में अपनी पहली रैली में रोजगार और जमीन के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों से जमीन छीनी जाती है लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिलता और जमीन में उद्योग न लगने के बावजूद उनकी जमीन वापस नहीं दी जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में आज क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इसमें सदस्य देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बेहतर, व्यापक और संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी के लिए समझौते के जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सभी देशों के लिए फायदेमंद साबित हो। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ये बातचीत 16 देशों के बीच चल रही है। इनमें 10 आसियान देशों के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य शामिल हैं। So which means that India is strongly committed, and as regards concern, since the developmental circumstances of each of the country is different, and therefore he urged that any such agreement should be, which is finalized, should be modern, comprehensive, balanced and mutually beneficial, which means it should benefit all the member countries who are participating. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी से भारत में लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है और ये नई दुनिया में कई तरह के मौके तैयार कर रही है। सिंगापुर में फिनटेक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि भारत ने फाइनेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है और ऐसे में फिनटेक कंपनियां और स्टार्टअप्स के लिए भारत सबसे अच्छा ठिकाना है। भारत की विकास यात्रा में फिनटेक के 6 बड़े फायदे भी उन्होंने बताए। के पहले दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक यानी वित्तीय और प्रौद्योगिकी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज तकनीक कई तरह के नए मौके तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीक के क्षेत्र में बीते कुछ सालों में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। यहाँ बायोमेट्रिक आइडेंटिटी, नए बैंक खातों और सेल फोन की मदद से विश्व का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ऐसे में फिनटेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए भारत सबसे बेहतरीन जगह है। There is an explosion of fintech innovation and enterprise in India. It has turned India into a leading fintech and startup nation in the world. The future of fintech and Industry 4.0 is emerging in India. Our youth are developing apps that are making the dream of paperless, cashless, presenceless, and yet safe and secure transactions possible for all. प्रधानमंत्री ने कहा कि फिनटेक नवाचार और ज्ञान की शक्ति में विश्वास और दुनिया को बेहतर बनाने में भरोसे का उत्सव है। उन्होंने भारत की विकास यात्रा में फिनटेक के 6 बड़े फायदे गिनाए। इसमें पहुंच, समावेशन, संपर्क, जीवन सुगमता, अवसर और जवाबदेही शामिल है। This enormous talent pool in India benefits from the ecosystem created by initiatives
such as Digital India and Startup India, and by supportive policies, incentives, and funding programs. It also helps that India has the largest data consumption in the world and the cheapest rates for data. पहली बार है जब किसी शासन अध्यक्ष ने फिनटेक यानी वित्तीय और प्रौद्योगिकी सम्मेलन को संबोधित किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एपिक्स ऑनलाइन ग्लोबल फिनटेक मार्केट प्लेस का भी शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने सिंगापुर फिनटेक उत्सव में भारतीय पवेलियन का भी दौरा किया। प्रदर्शनी में भारत समेत 16 देशों की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की सिंगापुर यात्रा पर हैं और इस दौरान वो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान भारत अनौपचारिक बैठक में शिरकत करेंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। इस दौरान वित्तीय तकनीक में सहयोग के साथ संपर्क बढ़ाने और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री का आज थाईलैंड के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा सहयोग और स्वतंत्र और मुक्त भारत प्रशांत की जरूरत समेत अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत ने आतंकवाद को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में जानकारी दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भारत के विकास की सराहना की और कहा कि ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक सकारात्मक कारक है। ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद दोनों देशों की नेताओं की ये पहली बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने को लेकर चर्चा की। साथ ही रक्षा सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। राफेल विमान सौदे की जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान रक्षा मंत्रालय और एयरफोर्स के बड़े अधिकारी भी अदालत पहुंचे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एयर वाइस मार्शल चिरापति से राफेल विमान को लेकर जानकारी ली। चिरापति ने कोर्ट को बताया कि वायुसेना में ताज़ातरीन विमान सुखोई 30 शामिल किया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत है और इसीलिए राफेल का चयन किया गया है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने गोपनीयता का हवाला देते हुए राफेल विमान की कीमतों का खुलासा करने की मांग का विरोध किया। अदालत ने केंद्र को राहत देते हुए कहा कि जब तक कोर्ट तय नहीं करे तब तक सरकार को राफेल की कीमतों के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट और याचिकाकर्ताओं को 36 राफेल विमानों की खरीद के संबंध में लिए गए फैसले से संबंधित दस्तावेज सौंपे थे। सरकार ने कोर्ट को बताया था कि डील करने का फैसला साल भर चली बातचीत के बाद लिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।